हे गाइस, वेलकम टू द वॉइस बाय यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं सम इंटरेस्टिंग ब्रांड स्टोरीज एंड एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ 295 रुपए से शुरू हुई और आज 908.81 बिलियन रुपीस का मार्केट कैप होल्ड करती है। बल्कि टेक्निकली ये एक ऐसी कंपनी है जो हमने अंग्रेजों से छीनी है। चल झूठा। पर यह भी सच है कि इस कंपनी की कई बार ओनरशिप बदली। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं द ब्रिटानिया स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1892 में, जब एक ब्रिटिश लोग का छोटा सा ग्रुप 295 रुपए जोड़कर कोलकाता में एक छोटे से कमरे में बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है। ये बिस्किट्स बहुत ही कम प्राइस पे बिकते थे और लोगों को इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। देखते ही देखते बिजनेस ग्रो करने लगा। अर्ली 1900s में जब आज़ादी की लड़ाई और ज़्यादा अग्रेसिव होने लगी, तब उनको लगा कि इस कंपनी को किसी इंडियन को बेच देना ही ज़्यादा बेहतर है। बस हवा निकल गई। और फिर आए गुप्ता ब्रदर्स, जिन्होंने कंपनी को खरीद लिया, जिसमें बड़े भाई थे मिस्टर नलिन चंद्र गुप्ता, और ये कंपनी वीएस ब्रदर्स के नाम से चलने लगी। 1910 में जब इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, तब उन्होंने ऑपरेशंस को पूरा मैकेनाइज कर दिया। और कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोचना पड़ेगा। तब उन्होंने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन C.H. होम्स के साथ 1918 में पार्टनर किया और कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो गई और इसका नाम रखा गया ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड। कंपनी ने इसके चलते बेकरी और सोयाबीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया और कैशू कर्नेल्स और सी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने शुरू किए। 1921 में इंडिया में पहली बार गैस ओवन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सके। 1924 में मुंबई में उन्होंने एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और इसी साल बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एक और यूके बेस्ड कंपनी के साथ पार्टनर किया, जिसका नाम था पीक फ्रीन एंड को, और उनकी सब्सिडरी बन गए। पर ऐसा क्यों किया? अपन की कुछ समझ में नहीं आ रहा बाप। पीक फ्रीन एंड को बाद में जाकर नबिस्को का हिस्सा बन गई। नबिस्को का फुल फॉर्म है नेशनल बिस्किट कंपनी, जो कि ओरियो बनाती है। पर इससे ये फायदा हुआ कि कंपनी अपनी एक और फैक्ट्री कोलकाता में खोल पाई। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ी, तो उन्होंने सोल्जर्स के लिए बिस्किट्स बनाना शुरू किया एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कैपेसिटी सर्विस बिस्किट्स बनाने के लिए यूज़ होते थे। और 1954 में वो सबसे पहली कंपनी बनी जिसने हाई क्वालिटी स्लाइस्ड ब्रेड रैप करके देना शुरू किया, और वो बने ब्रेड का बादशाह। 1955 में उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय बिस्किट्स बर्बन लॉन्च करे और 1963 में अपने केक्स। और ऐसे करते करते 1983 में फाइनली उन्होंने एनुअली 100 करोड़ का बिजनेस पूरा किया। पर इन सब के चलते ब्रिटानिया की ओनरशिप में कई बार ट्विस्ट आए, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो अभी मेरे को और चक्कर आने लगे। इसकी ओनरशिप की स्टोरी में कई सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में हो रहे डील्स की वजह से ब्रिटानिया की शेयर होल्डिंग में भी काफ़ी फेरबदल हुई। तो आइए समझें कैसे। 2 मिनट पहले मैंने इसी वीडियो में आपको ये बताया था कि 1924 में ब्रिटानिया पीक फ्रीन एंड को का सब्सिडरी बन गई। ये एक यूके बेस्ड कंपनी थी जो बाद में नबिस्को यानी नेशनल बिस्किट कंपनी का सब्सिडरी बनी। राइट विथ मी? अब इतना याद रखिए और एक और पैरेलल कहानी समझिए। यूएस के एक फूड और बिस्किट मेकिंग कंपनी स्टैंडर्ड ब्रांड्स के सीईओ थे रॉस जॉनसन। कंपनी को एक नई हाइट्स पर ले जाने के लिए उन्होंने मर्ज किया नबिस्को के साथ। नबिस्को इंटरनेशनली फैला हुआ था, इससे ब्रिटानिया ऑटोमेटिकली इस मर्जर का हिस्सा बन जाती है। इस मर्जर के बाद भी उनका ग्रोथ काफ़ी स्टैग्नेंट रहा, इसलिए 4 साल बाद 1985 में उन्होंने एक और मर्जर किया RJ रेनल्ड्स टोबैगो कंपनी के साथ, और बनी RJR नबिस्को। आप सोच रहे होंगे कि इस मर्जर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। एक फूड, एक बिस्किट मेकिंग कंपनी एक टोबैगो कंपनी के साथ क्यों मर्ज कर रही है? सभी ने ऐसा ही सोचा और शायद इसीलिए उनकी सेल्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। भैया ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। ऊपर से लेट 80s में यूएस में सभी टोबैको कंपनीज के अगेंस्ट लॉ सूट्स भी फाइल हो गए, क्योंकि लोगों को अचानक ये लगने लगा कि ये बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है और सब अचानक हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और जब ये मर्जर भी काम नहीं आया, तो जॉनसन को लगा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, लेवरेज बाय आउट। शेयर होल्डर्स को तो ये लगने लगा कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अब ये लेवरेज बाय आउट क्या होता है? सिंपली जब कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की ओनरशिप बैंक से लोन या बॉन्ड्स को यूज करके खरीद ले
और अपनी कैपिटल अर्निंग्स ना यूज़ करे उसे LBO कहते हैं। उस टाइम की LBO की सबसे बड़ी कंपनी KKR थी, यानी कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी, और उन्होंने इसे $109 पर शेयर के रेट पर खरीद लिया। ये वॉल स्ट्रीट के इतिहास में उस टाइम की सबसे बड़ी डील थी। क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो अपने लॉस को लिमिट करने के लिए और बैंक्स को वापस लोन्स पे करने के लिए उन्हें अपनी कुछ सब्सिडरीज बेचनी पड़ी, जिसमें से ब्रिटानिया भी एक था। इस डील में 2 लोग इंटरेस्टेड थे, राजन पिल्लई और नुस्ली वाडिया। राजन पिल्लई इससे पहले सिंगापुर में 20th सेंचुरी फूड्स नाम की एक कंपनी सेटअप कर चुके थे और सिंगापुर से जाकर लंदन में मूव हुए, जहां पर उन्होंने एक सीनियर लेवल पर इंटरनेशनल लुबिस्को लंदन के लिए काम किया और 2 साल के अंदर 11% स्टेक भी कंपनी की हासिल कर ली। दूसरी तरफ नुस्ली वाडिया भी अपने फ्रेंच एलाई फूड कंपनी ग्रुप डैनोन के साथ इस डील को क्लोज करना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो कुछ भी करते, राजन पिल्लई ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, US गए, KKR से डील नेगोशिएट की और 11 से सीधा 49% के स्टेक होल्डर बन गए और नबिस्को के सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया और हांगकांग के ऑपरेशंस का भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पर नुस्ली वाडिया चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने लीगल लूप होल्स फाइंड आउट किए और केस फाइल किया कि पिल्लई की शेयर होल्डिंग इलीगल तरीके से की गई है। पर इस लीगल बैटल में कई सारी इंट्रिकेसीज थी, जिसको हम एक दूसरी वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ये एक बहुत लंबा बैटल था और फाइनली 1995 में राजन पिल्लई की डेथ के साथ ख़त्म हुआ। पर उसके बाद भी ग्रुप डैनोन और नुस्ली वाडिया के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए और ये केस और 14 साल चला। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। और फाइनली ग्रुप डैनोन के एग्जिट के बाद नुस्ली वाडिया को इसकी ओनरशिप 2009 में मिली। आज ये ब्रांड ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। Hey guys, thank you so much for watching that video. If you liked it, please hit the like, share and subscribe button. If you'd like us to do a story on any particular brand or entrepreneur, please do let us know in the comments below. We'd be more than happy to do so. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Goodbye.